हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ नए सीडीएस की राह में चुनौती। आप जानते हैं कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना इसके एकीकरण के बारे में बहुत पहले से इसका काम चल रहा था, जो कि बिपिन रावत ने ही काम इस पर बहुत तेजी से कर रहे थे, लेकिन उनका कुछ कारण से दुर्घटना हो गई, इसमें उनका जान चली गई। इसके कारण से बहुत सारे काम अभी रुक चुका था। लेकिन से 1 साल बाद इसमें फिर से अनिल चौहान को इस कमान के बारे में सौंप दिया गया है। इनके बहुत अच्छे अनुभवी है और इनको जबकि बालाकोट में जब एयर स्ट्राइक हुआ था उस समय यह वहाँ पे डीआईजी के रूप में थे। एयर स्ट्राइक के समय डीएमओ के पद पर थे और इनको चीन और पाकिस्तान के मामले में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी है। मैं ये बात बता दूं कि नए सीडीएस की पृष्ठभूमि के थल सेना और इसीलिए थिएटर कमान कहा गया है। अब जानते हैं कि पहला बात यह कि थिएटर कमान होता क्या है। थिएटर कमान ये होता है कि तीनों सेना के एक ही तरफ से बात अगर कहीं भी कुछ होती है तो तीनों सेना वहां पर जाएगी जरूरत पड़ने पर, और एक साथ में सभी अपने कर्तव्य को पालन करेंगे। इसके लिए बहुत बड़ी कदम है। अब देखना है कि करीब 10 महीने पहले चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस यानी कि सीडीएस के पद पर रिक्त होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के हाल में यह दायित्व संभाल लिया है। बिल्कुल सही है। गत दिसंबर के देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद सैन्य सुधारों की जो प्रक्रिया पूरी शिथिल पड़ गई थी, सिलसिला रुक गई थी, अब इसमें जाकर के चालू किया गया है। आगे की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत लंबी नियुक्ति के बारे में प्रक्रिया हुई, बहुत बहसबाजी हुई। उसके बाद जाकर के ये अनिल चौहान के रूप में अनिल चौहान जी को सब चीज इसमें देख करके इनको प्रतिभा को और क्षमता को और इसमें निर्णय लेने के दायित्व को देखते हुए इन्हें ये पद को संभाल लिए हैं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसे प्रस्ताव पर कुंडली मारकर बैठी रही। कारण यह है कि ऐसे किसी भी संस्थान में गठन सेना, वायुसेना, थल सेना, नौसेना जुड़ी के बारे में यह बताते हैं कि कुछ भी इसके पास में पुख्ता सबूत नहीं था और कई साहसिक फैसले लेने वाले मोदी सरकार के इस मोर्चे पर भी खास दिखाते हुए बात खल रही थी। अब जानते हैं कि मोदी सरकार के तरफ से जो बहुत बड़ी फैसला जो होता है जो खुद ले लेते हैं फैसला, और इस पर एक सेना के लिए बहुत बहसबाजी भी चल रही थी और इस पर क्लियर कुछ सबूत नहीं आ रहा था डिसीजन। इसके बाद में तीनों सेनाओं के बहुत 4 सितारा जनरल है, जो कि 3 सितारे सेवानिवृत्त अधिकारी को भी सीडीएस क्यों बनाया गया, जबकि उससे पहले 4 सितारा भी लेफ्टिनेंट है, उन लोगों को छोड़ करके इन्हें सीडीएस की क्यों बनाया गया। इस पर सवाल ज्यादा उठ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि इसको दलीलें वो हो सकती है, कुछ भी संभावना अलग अलग तरह से हो सकती है, लेकिन इस बात को खास फर्क नहीं पड़ता कि इसे पद पर रैंकिंग या वरीयता से अधिक क्षमता और विशेषताओं की वरीयता देखकर उचित है। आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस पद के लिए उसकी विशिष्टता और उसकी क्षमता और विशेषज्ञता और वरीयता को ध्यान में देने के बावजूद तब जाकर के इसे पोस्ट देना चाहिए। इस पर अनिल चौहान जी पूरी तरह से उतरे हैं। इसकी दक्षता और अनुभव इससे पद के योग्यता मानते हैं और यह पूर्वी कमान के मुखिया रह चुके हैं। कहने का मतलब कि पूर्वी कमान में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था उस समय वहां पे इस पर डीजीएमओ के पद पर वहां तैनात है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भी यह सेवा दे चुके हैं। इसका मतलब है कि इनके बहुत अनुभव भी है और यानी कि इसके पास सैन्य नेतृत्व और सैन्य अभियान और रणनीति नियोजन का व्यापक अनुभव है। कहने का मतलब है कि अनिल चौहान जी को हर चीज का अनुभव है और इस पोस्ट लायक हुए है, तभी उनको इस पोस्ट को दिया गया है, ऐसे नहीं मिला है, उनके पास काबिलियत है। अगर दूसरी ओर मैं बात करूं, ऐसे में अगर ये कई सवालें उपज हो रही है कि चुनौती की बात करनी है जो नए सीडीएस की प्रतिभा कर रही है। सीमा पर चीन भारत के सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। पाकिस्तान की चुनौती से पार पाने के लिए लंबी सुधार की गतिविधि बढ़ाए। इसके सैन्य बलों का एकीकरण और आधुनिकीकरण का इस समय लंबे समय से मांग है। विशेष चीन की चुनौती को देखते हुए यह कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है कि जिससे 2020
मई 2020 से पहले जो भारत और चीन के पास स्थिति थी उसी तरह से स्थिति होना चाहिए, लेकिन जब तक के 2020 तक के स्थिति जो पहले था वैसा स्थिति नहीं हो जाए तब तक की सेना, भारत की सेना पूरी अलर्ट पर रहेगी। दूसरी तरफ लेकिन हालांकि दोनों पक्ष के बाद में सुलह हुआ था, अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटने की बात कही थी, लेकिन चीन की चरित्र को देखते हुए इसमें भरोसा नहीं किया जा सकता है। जबकि 1962 में जब युद्ध हुआ था, भारत को ही चीनी ने बोला था, चीनी भाई सब कुछ कहकर बोला गया था, लेकिन बाद में ही 1962 में ऐसा छुरा भोगा था हिंदुस्तान के सैनिकों को, आज भी उस बात को याद आता है। लेकिन ये भूल गया है चीन कि 1962 का ये भारत नहीं है, अब ये 2022 का भारत है। इसमें सेकंडों में डिसीजन बदल जाता है, इसीलिए इस बात को समझना चाहिए। चीन अब इस बात को बखूबी भी समझता है बहुत अच्छी तरह से, लेकिन अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, अभी तो दिल्ली के गद्दी पर मोदी जी बैठे हुए हैं। अगर इसमें ये बात बोलूं कि पाकिस्तान को भी इसे समझ में आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को बिल्कुल समझ में नहीं आता, हमेशा आतंकवादी भेजते रहता है इंडिया में। दूसरी ओर इस बात को ध्यान में करना है कि इस चरित्र को ध्यान में रखते हुए हमें भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। -0 डिग्री भी नहीं भरोसा करना चाहिए चीन के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन इस बात को हम भारत को भी अपने आक्रमण तेवरों को भी जवाब देने में कोई भी कंजूसी नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल भारत ने यह भी स्पष्ट कर रखा है कि अगर भारत को 2020 वाली स्थिति कायम नहीं होती है तब तक के भारत किसी भी पहलू पर अपनी नजर गड़ाए रहेगी और अपनी तेवर को थोड़ा भी अगर लापरवाही करेगी, चीन और पाकिस्तान उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना हमेशा 24 आवर अलर्ट पर रहेगी। बिल्कुल सही है, लेकिन नरमी बरतने के बाद उसका कोई इरादा नहीं है। तो इसलिए हम हमारा बात कर लेंगे, सेनाओं को पीछे हटना लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इस बात को चुनौती है कि अपनी समस्याओं को उलझा हुआ है। पाकिस्तान अपनी समस्या को उलझा हुआ है, लेकिन वह बार-बार भारत में आतंकवादी भेज रहा है, लेकिन इसका भारत के प्रति उसके शत्रुता भाव का कोई कमी नहीं है। यानी कि पाकिस्तान अपने खुद मर रहा है, उलझ रहा है अपनी समस्याओं को, लेकिन भारत के प्रति उसका अभी भी पूरा एकदम दुश्मनी है। और इस ऐसे में दो मोर्चे पर लड़ाई को लेकर के सीडीएस की अपनी पुख्ता तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। जो भारत की जो सीडीएस अनिल चौहान जी जो हुए, इनको दोनों देश के प्रति ऐसा एक पुख्ता सबूत तैयार करना पड़ेगा कि दोनों एक लड़ सकता है पाकिस्तान और चीन से। कोई किसी भी तरह का कोई आधुनिक हथियार हो, किसी भी तरह का भी हो, उसके समझौता नहीं कर सकता। ऐसा एक पुख्ता सबूत चलान या योजना बनाना पड़ेगा अनिल चौहान जी को, जो कि पहले सीडीएस बिपिन रावत जी बना रहे थे। घरेलू रक्षा उत्पादन के लिए ढांचा तैयार करके उससे आपूर्ति के लिए परीक्षा करनी होगी, लेकिन इसके यह भी समय लेने वाली प्रक्रिया है कि हमें सैन्य दल को बारे में तत्कालीन इस बात को यह बताना पड़ेगा कि सीडीएस के नए चुनौती क्या है। सीडीएस की नई चुनौती के बारे में घरेलू रक्षा उत्पादन यदि मंद पड़ने दे और न ही तत्कालीन सामरिक आपूर्ति से सुस्ती आने दे। इसकी अच्छी बात यह है कि सरकार इस नीति पर काम कर रही है, लेकिन विदेश रक्षा आपूर्ति के साथ होने वाले सभी अनुबंध को निश्चित राशि आवेदन देनी चाहिए। और इसे यह भी दर्शा चुका है कि इसमें अगर किसी प्रकार का, इसीलिए हमें अग्नि योजना की स्वीकार्यता दिलाने के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। और इस बात को किसी भी तरह का मुझे कोई संदेश नहीं है कि अगर मगर यह संवेदनशील पहलुओं को लेकर के राजनीति विरोध का शिकार हो गई तो योजना कहीं सैन्य समिति की अनुसंधानों के अनुरूप हो सकता है। लेकिन इस बारे में आपको यह भी सिफारिश किया है कि भविष्य में इस प्रकार का युद्ध लड़े जाएंगे, इसमें सैन्य बल की आकार में अधिक हमें क्षमता निर्णायक सिद्ध होगी। बिल्कुल से कहने का मतलब कि भविष्य में हमें बहुत बड़ी युद्ध लड़नी है, तो इसके लिए हमें सैनिक भी जरूरत होगी, नौसेना में भी और वायुसेना में भी और थल सेना भी। इसीलिए मुझे इस पर अमल करने की जरूरत है। दूसरी तरफ बात है कि इसमें बलों को आधुनिक तकनीकी प्रदान करनी होगी, जबकि भारत में सैन्य बलों की राजस्व खर्च अधिक होने के कारण आधुनिकरण के लिए पूंजीगत संसाधन पर्याप्त नहीं रह जाते हैं।
इसमें सीडीएस की बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि कोई तोड़ निकालना तो पड़ेगा। बिल्कुल सही है। हमें किसी भी स्थिति में भारत को आधुनिक हथियार उनको उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि सभी तीनों सेनाओं को, थल सेना, वायुसेना और नौसेना को, सभी को हमें आधुनिक हथियार देने चाहिए और इस पर हमें सबसे ज्यादा खर्च भी करना चाहिए, तभी जाकर के हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा और इसे कोई भी आंख नहीं दिखा सकता है। जैसी आंख दिखाएगा उसी आंख निकाल लेगा मेरा सैनिक। इससे ये चीज पता होगा, इसके लिए हमें तीनों सैनिकों के बीच में हमें तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। इसी को नाम है एकीकृत थिएटर कमान, जो मूर्त रूप देना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर सैन्य बल के बीच में सेतु बनना होगा तो चूंकि उसे पृष्ठभूमि थल सेना भी है, थिएटर कमान और अन्य पहल को लेकर वायुसेना एवं नौसेना की भावनाओं को भी ख्याल रखना होगा। इसीलिए तो नए थिएटर कमान को भी बनाया गया है कि नौसेना और इसमें वायुसेना को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि थल सेना अगर कहीं भी कोई भी पुल बनानी है तो उसमें अगर जरूरत पड़े तो इन दोनों को भी साथ देना चाहिए। इसी बात पर हमें ध्यान में रखते हुए हमें इस भावना का भी तुरंत जनरल रावत ने एक बार विमानवाद पोत की उपयोगिता को लेकर के नौसेना को नाराज कर दिया था, तो वायुसेना को सहायक सुरक्षा बल बताकर इस बात को खारिज कर दिया था कि हमें ऐसे अनिल चौहान को ऐसी किसी भी बयानबाजी से परहेज करना होगा। यानी कि अनिल चौहान जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें किसी भी तरह का नौसेना के बयान हो या हमें थल सेना की बयानबाजी हो या हमें वायुसेना की है, ये ऐसा हमें बयान देना चाहिए कि तीनों सेना में किसी न किसी सेना के पास में जाकर के खलबली मच जाए। इस बयानबाजी से अनिल चौहान जी को बचना चाहिए। इससे पहले हमें बिपिन रावत भी एक बयान दे चुके थे, उसमें खलबली मच गई थी वायुसेना में। इस बात को अनिल चौहान इस बात को बहुत बारीकी से ध्यान में रखेंगे कि कोई भी बयानबाजी न करे। आगे की अगर मैं बात करूं तो इसमें मूर्त रूप देना बहुत जरूरी है। थैंक यू। आगे की अगर मैं बात कर लूं तो इस में एक चीज बड़ी चुनौती वाली बात मिली है आपको कि नए सीडीएस तो अनिल चौहान जी बन चुके हैं। 1 साल लगा है इस पद को पूर्ति करने में, बहुत विचार विमर्श करने के बाद। और इसको ध्यान में करना है कि पहला पॉइंट है कि अनिल चौहान जी किसी भी बयानबाजी से बचेंगे थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच में, क्योंकि इससे पहले बिपिन रावत जी ने एक बार बयानबाजी करके वायुसेना में खलबली मच चुका था। अगर हम तीनों सेनाओं को एक करेंगे तो प्रमुख ही अगर इस तरह का बात बोलेगा तो वो सही नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हमें इस बात को रणनीति बनाना है कि हमें अगर कहीं भी पुल बनाना हो तो हमें बहुत सारी चीज की जरूरत होती है। उसी हिसाब से अगर कहीं भी हमें युद्ध लड़ने की नौबत आई तो हमें नौसेना, थल सेना, वायुसेना की अगर जरूरत पड़े तो सभी हमारा हेल्प करे। उसी का नाम है थिएटर कमान, जो कि इस पर बिपिन रावत पहले काम कर रहे थे। अब अनिल चौहान जी इस पर काम करेंगे बहुत तेजी से, और खास के पाकिस्तान और चीन जब तक कि 2020 तक की स्थिति को काबू नहीं कर लिया जाएगा तब तक कि वहां की सेना सभी अलर्ट पर रहेगी। अगर किसी भी हरकत को अगर थोड़ा भी अंजाम करेगी तो इंडियन आर्मी तुरंत उसको कैप्चर करेगी, इस पर तुरंत उसको मुंहतोड़ जवाब देगी, या तो चीन के तरफ से हो या तो पाकिस्तान के तरफ से। उसको किसी भी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ना है जवाब देने में। उसी हिसाब से आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी करते होंगे तो आपको किसी भी तरह की कसौटी नहीं देना है, कहीं भी तरह किसी भी रूप में आपको अपने मंजिल तक के आपको हासिल कर लेना पड़ेगा। थैंक यू।